नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A to Z बिहार में। आज हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर बिहार के एक महत्वपूर्ण शख्सियत श्री के.एन. त्रिवेदी जी से। श्री के.एन. त्रिवेदी मुजफ्फरपुर में शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण चर्चित नाम है। अनुशासन प्रिय श्री के.एन. त्रिवेदी अपने प्रबंधन कौशल के दम पर केंद्रीय विद्यालय CRPF झापा को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार तिवारी बात करेंगे। आप यह रिपोर्ट देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर नगर के मूर्धन्य विद्वान, ख्यात शिक्षाविद, काउंसलर एवं 90 के दशक के चर्चित स्वतंत्र पत्रकार श्री के.एन. त्रिवेदी। श्री त्रिवेदी वैसे तो केंद्रीय विद्यालय में पिछले कुछ वर्षों से प्रचार प्रभारी की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में आने से पूर्व श्री त्रिवेदी पत्रकारिता एवं राजनीति में काफी सक्रिय थे। शिक्षा, समाज, राजनीति एवं पत्रकारिता की गहरी समझ रखने वाले वाक्पटु एवं तार्किक श्री त्रिवेदी का व्यक्तित्व अपने आप में एक मुकम्मल संस्थान है, जहां इनके पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर जाता है। तो आइए मिलते हैं श्री त्रिवेदी से और जानते हैं इनके वर्तमान करियर एवं अतीत के बारे में। सर्वप्रथम मेरे A to Z बिहार न्यूज चैनल की सभी टीम की तरफ से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपको भी और A to Z टीम को भी धन्यवाद। सर, एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है। सर, क्या राज्य सरकार के अन्य विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय कैसे भिन्न है? क्या यह भी अन्य सरकारी विद्यालय की तरह ही है? कहीं केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से वित्त संपोषित होने की वजह से केंद्रीय विद्यालय को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत तो नहीं किया जाता है? नहीं धर्मेंद्र जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय राज्य सरकार के अन्य विद्यालयों और निजी विद्यालयों से अलग है, पृथक है। इसको राज्य सरकार के विद्यालयों से जोड़ना या तुलना करना उचित नहीं है। केंद्रीय विद्यालयों की तुलना केवल और केवल केंद्रीय विद्यालयों से करनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों की जो अपनी धारणा है वह बच्चों के सर्वांगीण विकास की है। यहाँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर इन नन की बात आती है। बच्चे को सब कुछ की सामान्य जानकारी प्रदान कर दी जाती है। जिस स्तर में बच्चे होते हैं उस स्तर में यह ध्यान रखा जाता है कि उनको सभी फील्ड की जानकारियां दे दी जाएं। इसमें एक बात जो देखने में आता है कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रदर्शन का अंतर अलग अलग विद्यालयों में हो जाता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि का। जिस सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं वो अपने पृष्ठभूमि के आधार पर ही प्रदर्शन करते हैं, तो यह देखने को मिलता है। सर, केंद्रीय विद्यालय में सैंपल से क्या अभिप्राय है? इसके बारे में सर आपसे कुछ हम जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, सैंपल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सैंपल, आप जानते हैं कि सैंपल की गुणवत्ता ही परिणाम देता है। सैंपल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी परिणाम उसका उतना ही अच्छा होगा, प्रोडक्ट उसका उतना ही अच्छा होगा। यहाँ केंद्रीय विद्यालय में सैंपल का अर्थ है छात्रों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि की। यदि छात्रों का सामाजिक, आर्थिक
और शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ छात्रों का प्रदर्शन अच्छा होगा। एक बात आप ध्यान में रखकर सोचिए कि यदि महानगर के प्रमुख क्षेत्र के किसी केंद्रीय विद्यालय से एक ग्रामीण और अविकसित क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय की तुलना करें तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि महानगरों में जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं वहां के रहने वाले लोगों का स्तर काफी ऊंचा होता है, वही चीज उनके बच्चों में आती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्तर उस अनुपात में कमजोर होता है, जिसके कारण यहाँ प्रदर्शन पर अंतर देखने को मिलता है। सर, तीसरा सवाल जो मेरा रहेगा या यूं कहें कि हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि अभी पूरे देश में, अपने भारत देश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं और बिहार में अभी वर्तमान में कितने केंद्रीय विद्यालय की संख्या है, तो आप सर विस्तार से बताएंगे। हाँ, आपने धर्मेंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। लोगों की दृष्टि में लोग ये जानना चाहते हैं कि देश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, देश और विदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, और जो बिहार के लोग हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि बिहार में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। मैं बता दूं कि इस समय मई के आंकड़े के मुताबिक पूरे देश और देश के बाहर केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 1248 है, और जहां तक बिहार की बात आती है तो बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 52 है। कुछ और सवाल है सर कि भारत के अलावा विदेशों में, या यूं कहें कि भारत के अलावा और किन किन देशों में केंद्रीय विद्यालय अवस्थित हैं, और भारत के बाहर के केंद्रीय विद्यालय किस बोर्ड को फॉलो करते हैं। हाँ धर्मेंद्र जी, यह जानना उत्सुकता भरा होगा, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय केवल भारत में है या भारत से बाहर भी है। तो बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय भारत के बाहर 3 देशों में अभी स्थित हैं। वो हैं नेपाल, ईरान और रसिया, जहां उसके एम्बेसी के द्वारा यह नियंत्रित होता है। उनके द्वारा आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन जहां प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रण की बात आती है तो इनका नियंत्रण केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के द्वारा ही किया जाता है। एक सवाल सर और हम आपसे जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, और अभी वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी कौन हैं। धर्मेंद्र जी, यह प्रश्न बहुत सारे लोगों के लिए है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसके सर्वोच्च अधिकारी के बारे में जानने की इच्छा बहुत लोगों को होती होगी। केंद्रीय विद्यालय एक छोटी इकाई है, न्यूनतम इकाई है केंद्रीय विद्यालय संगठन की। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी संस्था, जिसके तहत देश के सभी केंद्रीय विद्यालय और देश के बाहर के केंद्रीय विद्यालय आते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की आयुक्त श्रीमती निधि पांडे, जो भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और देश के सभी केंद्रीय विद्यालय उन्हीं के नियंत्रणाधीन है, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कुछ और सवाल है सर कि क्या सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। इस पर थोड़ा आप विस्तार से प्रकाश डालेंगे। धर्मेंद्र जी, यह प्रश्न भी बहुत मौजूद है,
चूंकि केंद्रीय विद्यालय इतनी बड़ी संस्था है कि सारे विद्यालयों पर नियंत्रण केवल दिल्ली से हो पाना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से केंद्रीय विद्यालयों को 25 संभागों में बांटा गया है और प्रत्येक संभाग का नियंत्रणाधिकारी, यानी यूं कहे कि प्रत्येक संभाग डिप्टी कमिश्नर के द्वारा निर्देशित होते हैं। प्रत्येक संभाग में एक डिप्टी कमिश्नर यानी उपायुक्त, 3 सहायक आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी और लेखा अधिकारी आदि होते हैं, जो उन अपने संभाग के सभी केंद्रीय विद्यालयों के स्मूथ कंडक्शन के लिए, अच्छे तरह से संचालन के लिए सतत क्रियाशील होते हैं। सतत क्रियाशीलता ही उनकी केंद्रीय विद्यालयों की गुणवत्ता को बनाए रखती है। एक सवाल जो सभी लोग जानना चाहते हैं, खासकर से वैसे लोग जो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, तो एक सवाल मेरा रहेगा कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकन के लिए अर्हता क्या है, न्यूनतम योग्यता क्या है? ये क्या ऐसी धारणा है कि क्या केवल सरकारी कर्मचारी के बच्चे ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकते हैं, या और जो भी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं उनके बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकते हैं? इसको थोड़ा सा आप विस्तार से सर बताएंगे। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने धर्मेंद्र जी। सामान्य तौर पे लोगों की एक गलतफहमी है। लोग ये समझते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकन के लिए एक प्राथमिकता श्रेणी बनाई गई है। प्राथमिकता श्रेणी यानी सबसे पहले किसका नामांकन होगा, उसके बाद किसका नामांकन होगा, उसके बाद किसका नामांकन होगा। और इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक नामांकन दिशा निर्देश का निर्माण किया गया है और केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकन इसी नामांकन दिशा निर्देश के अनुसार होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि केंद्रीय विद्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। यह रिक्ति और केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने बच्चों के माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं। उनसे जो सीट रिक्त रह जाता है उस पर प्राइवेट या स्वतंत्र रूप से जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनके बच्चों का भी नामांकन होता है। सर, अभी जो आपने एक बात कही कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्राथमिकता श्रेणी क्या है, और कुछ लोग हम लोगों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन का आधार क्या है और प्राथमिकता श्रेणी क्या है। इस पर थोड़ा सा सर बताएंगे। सर, प्राथमिकता श्रेणी यह केंद्रीय विद्यालय नामांकन प्रक्रिया का आधार है। इसको साक्षात्कार में इतने अल्प समय में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अब रह गई बात इस प्राथमिकता श्रेणी को समझने के लिए, तो इसमें आप वैसे लोगों को जो आपसे नामांकन के आधार की जानकारी चाहते हैं उनको यह सुझाव दे सकते हैं कि वे केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली के वेबसाइट पर जाकर नामांकन दिशा निर्देश 2022 का अवलोकन करें, जहां केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन का आधार क्या है, प्राथमिकता श्रेणी क्या है, यह बिल्कुल सुस्पष्ट किया गया है। यदि आप इसको साक्षात्कार में जानना चाहें तो फिर एक बार दोबारा मुझे आपको समय देना होगा और आपको मुझसे दोबारा मिलना होगा।
एक सर और सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोई अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में क्यों पढ़ाए, क्या इससे बेनिफिट है, या यूं कहें कि किसी को अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में क्यों पढ़ाना चाहिए? धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन यह तो उनका विषय है जो केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक और अधिकारी होने के नाते मुझे यह कहने में जरा भी झिझक नहीं कि केंद्रीय विद्यालय एक दुनिया का ऐसा संस्थान है जहां उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है और ऐसे शिक्षकों के माध्यम से जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण कर, साक्षात्कार उत्तीर्ण कर आते हैं और जिनके परीक्षा का पाठ्यक्रम भी बहुत ही वैज्ञानिक होता है, साक्षात्कार का संपादन भी एक उच्च स्तरीय बोर्ड के द्वारा होता है। तो इसमें अभिभावकों को चाहिए कि वे जाने केंद्रीय विद्यालय क्या है, केंद्रीय विद्यालयों की खासियत क्या है। एक सवाल सर और मेरा अंतिम सवाल है कि हम ये जानना चाहते हैं सर, आज का अंतिम प्रश्न जो है, लास्ट प्रश्न इसको कहें, थोड़ा सा आपके लिए व्यक्तिगत है कि क्या आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद अपनी पुरानी गतिविधियों में, यूं कहें कि पुरानी जो आपकी गतिविधि थी एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में और राजनीति, तो पत्रकारिता और राजनीति की तरफ मुड़ना चाहेंगे कि आप केंद्रीय विद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद में? धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर अभी देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की सेवा में हूँ और केंद्रीय विद्यालय की सेवा करते हुए, केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्य करते हुए इन चीजों पर चर्चा उचित नहीं होगी। जब अवकाश प्राप्त करूंगा, समय आएगा तो सोचूंगा, क्योंकि व्यक्ति समय और परिस्थितियों का दास होता है। उस समय जैसी परिस्थितियां आएंगी, जैसा समय कहेगा वैसा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।